हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, कल से मैंने शुरुआत की थी यूपी पीसीएस आरओ एआरओ, जिसके तहत मैंने हिंदी में एक टॉपिक कराने की छोटी सी कोशिश की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दूसरा पार्ट विशेषण का लेकर आया हूं। दोस्तों, कल मैंने विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं और किस भेद में क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों देखते हैं, विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद माने गए हैं। नंबर 1 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 3 गुणवाचक विशेषण और नंबर 4 संख्यावाचक विशेषण। हम अकेले अकेले को जानेंगे आखिरकार इनमें वास्तव में होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा के परिमाण अर्थात मात्रा, संख्या आदि का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय बहुत दूध देती है, राम को थोड़ी कॉफी दो। इन वाक्यों में बहुत और थोड़ी शब्दों का परिमाण का बोध होता है, अर्थात परिमाणों को दर्शाते हैं। परिमाण विशेषण भी 2 प्रकार के माने गए हैं दोस्तों। नंबर 1 निश्चित परिमाण और नंबर 2 अनिश्चित परिमाण। जैसे जानते हैं, निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? जिस प्रतिनिधि विशेषण शब्द में संज्ञा के परिमाण का निश्चित बोध होता है उसे निश्चित परिमाण कहते हैं। जैसे मेरी गाय 5 लीटर दूध देती है, मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है। यानी यहाँ पर 5 और 10 एक निश्चित मात्रा है, अर्थात एक निश्चित परिमाण है। मात्रा को भी यहाँ पर निश्चित दर्शा दिया गया है। यानी 10 किलो दूध, 5 किलो सेब, इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों मात्रा को एक निश्चित कर दिया गया है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक है। उपयुक्त वाक्य में 5 लीटर व 10 एकड़ परिमाण को निश्चित करते हैं, मैंने बताया है। नंबर 2 देखते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस प्रतिनिधि विशेषण शब्द से संज्ञा के परिमाण का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाण विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में अनेक छात्र हैं। अब यहाँ बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि भाई कितने छात्र हैं। कक्षा में यहाँ अनेक छात्र हैं। इस पेड़ में बहुत आम लगे हैं, इस पेड़ पर बहुत आम लगे हैं, यहाँ भी बात निश्चित नहीं है, इसलिए दोनों अनिश्चित परिमाण का बोध दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं विशेषण का दूसरा प्रकार, जिसका नाम है गुणवाचक विशेषण, और ये पिक्चर की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। जिस प्रतिनिधि विशेषण शब्द के माध्यम से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण अर्थात स्वभाव, रूप, रंग, दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आशा सुंदर लड़की है, ये इसका गुण है। दीपक स्वार्थी युवक है, राजेश शांत लड़का है, अतुल चालाक व्यक्ति है। कुछ की दशा को बताया है, कुछ के रूप को बताया है, कुछ को रंग को बताया है। तो दोस्तों इनसे गुणवाचक विशेषण की प्रस्तुति होती है। नंबर 3 जान लेते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जिस प्रतिनिधि सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के बदले किया जाता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस विशेषण में पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनामों के अतिरिक्त अन्य सर्वनामों का प्रयोग होता है और विशेषण के तौर पर कहता है। जैसे यह लड़का दौड़ रहा है, मेरा गाँव शहर के नज़दीक है, आपकी पुस्तक मिली। यानी संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग करके ही निजवाचक सर्वनाम बनता है, निजवाचक विशेषण बनता है। उपयुक्त वाक्यों में यह, मेरा, आपकी ये सर्वनाम शब्द हैं। लड़का, गांव, पुस्तक की विशेषता का बोध कराते हैं। ये सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। सार्वनामिक विशेषण भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक कहते हैं जो प्रतिनिधि सर्वनाम शब्द अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, अर्थात अपने मूल रूप से कराते हैं। जैसे यह व्यक्ति अध्यापक है, कौन लोग आए हैं। उपयुक्त वाक्यों में यह और कौन शब्द मौलिक सर्वनाम विशेषण है जो क्रम से अध्यापक और लोग की विशेषता बता रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यौगिक सर्वनाम विशेषण में वे सर्वनाम जो किसी प्रत्यय से जुड़कर संज्ञा की विशेषता का बोध करा दें उसे यौगिक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कितना दूध लाए हो, इतना चावल में नहीं खा सकता। यहाँ पर कितना और इतना दोनों यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। जिस प्रतिनिधि विशेषण शब्द के माध्यम से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय में 50 छात्र हैं, वे दोनों कहाँ गए, दोनों यहाँ पर संज्ञा दिख रहा है। अब संख्या भी दोस्तों 5 भेद माने गए हैं संख्या के। जैसे पहला है गणनावाचक, अर्थात पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य को संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 5 छात्र पढ़ रहे हैं, एक पूरी बात है, मतलब छात्र पूरे हैं। आधा लीटर दूध, ये अपूर्णांक है लेकिन दर्शा रहा है संख्या को। बात करते हैं क्रमवाचक की। संख्या के क्रम को सूचित करने वाले संख्यावाचक विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात पहला छात्र आगे बैठेगा, दूसरा छात्र पीछे बैठेगा। ठीक इसी क्रम में इसी के एक प्रकार होता है आवर्तीवाचक। किसी संख्या की आवर्ती को सूचित करने वाले संख्यावाचक विशेषण को आवर्तीवाचक कहते हैं। जैसे 2 गुनी या 4 गुनी, उसकी चाल मेरे से 2 गुनी ज़्यादा है या उसकी चाल मेरे से 4 गुनी कम है दोस्तों, इस प्रकार ही होता है। बात करते हैं अगले प्रकार की सामुदायिक विशेषण। समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संख्यावाचक विशेषण को समुदाय कहते हैं। जैसे दोनों लड़के या सातों घर। अब हम कई बार बोल देते हैं चलो हम सभी हम चारों चल रहे हैं, हमें बाजार में घूमने जाते तो बोल देते हैं हम चारों बाजार में जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर चारों सामुदायिक विशेषण को प्रदर्शित करेगा। ठीक इसी प्रकार प्रत्ययवाचक विशेषण में एक संख्या का बोध कराने वाले संख्यावाचक विशेषण को प्रत्येकवाचक कहते हैं। जैसे प्रति महीना, प्रत्येक व्यक्ति या हर एक आ जाएगा दोस्तों, उसमें हर एक भी आप जोड़ सकते हैं। बोल देते हैं हर एक को खाना मिलेगा, हर एक को खाना खाकर जाना होगा, प्रत्येक व्यक्ति भूखा ना सोए, तो इस तरह ये प्रत्येकवाचक विशेषण का उदाहरण होता है दोस्तों। बात करते हैं तुलनात्मक विशेषण। जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं, भावों के गुण, मान आदि की परस्पर तुलना की जाती है उसे तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इसमें विशेष से पूर्व से अपेक्षाकृत की अपेक्षा की तुलना में मुकाबले में से कहीं बढ़कर तुलना शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजेश की अपेक्षा मोहित ईमानदार है, छात्रों में सुरेश अपेक्षाकृत तेज है, रोहित का घर शेखर के घर से बड़ा है और तुम्हारी कमीज उसकी कमीज की तुलना में सफ़ेद है। तो दोस्तों यहाँ पर तुलनात्मक विशेषण का एक प्रयोग किया गया है। बात करते हैं आगे। अब विशेषण की 3 अवस्थाएं जान लेते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपने डिग्रियां पढ़ी होंगी दोस्तों, पॉजिटिव, कंपेलेटिव और सुपरलेटिव, उसी को ये हिंदी वर्जन है। सबसे पहले जानते हैं पॉजिटिव डिग्री अर्थात मूलावस्था। विशेषण की वह अवस्था जिसमें किसी दूसरे से तुलना नहीं की जाती उसे मूलावस्था विशेषण कहते हैं, अर्थात इस विशेषण में केवल एक व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण दिखाए जाते हैं। जैसे रवि बुद्धिमान लड़का है, दही खट्टा है। लेकिन उत्तरावस्था में क्या होता है, किन्हीं 2 में तुलना की जाती है। जैसे अभिषेक सार्थक से छोटा है और रंजीत सतीश की अपेक्षा मोटा है, ऐसे भी बताया जाता है। बात करते हैं उत्तम अवस्था की। विशेषण की व्यवस्था जहां एक की दूसरे से तुलना करके सबसे अधिक विशेषता बताई जाए उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे इन 5 पुस्तकों में सबसे श्रेष्ठ है, कालिदास संस्कृत के सबसे महान नाटककार हैं। यानी जब एक की तुलना बताई जाए तो मूलावस्था, जब 2 में तुलना की जाए तो उत्तरावस्था, और दोस्तों जब बहुत सारों में तुलना की जाए उसे बोलते हैं उत्तमावस्था। संस्कृत के विशेषणों में तर, तम और लगाकर इनकी तुलना की जाती है। इसके अलावा इष्ट प्रत्ययों में भी इसका प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों की संख्या कम है जिनमें प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, विशेषण की रचना देख लेते हैं। आकारांत विशेषण लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलकर इकारांत, एकारांत हो जाते हैं। जैसे आकारांत विशेषण पुल्लिंग में प्राय आकारांत ही रहते हैं, परंतु स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। जैसे अच्छा बालक, अच्छी बालिका, लंबा लड़का, लंबी लड़की, मोटा पुरुष, मोटी महिला। पुल्लिंग में विभक्ति या परसर्ग लगने पर उन्हें परिवर्तन आ जाता है। जैसे अच्छा लड़का, और देखो पुल्लिंग का बदलेगा नहीं, अच्छा, अच्छे, अच्छे, अच्छे लड़कों को। आकारांत विशेषण वचन के आधार बदलकर इकारांत हो जाते हैं। जैसे बड़ा, बड़े, थोड़ा, थोड़े। कुछ विशेषण लिंग के आधार पर नहीं बदलते, उनमें कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे सभ्य लड़का, सभ्य लड़की, शांत लड़का, शांत लड़की, सुखी पुरुष, सुखी स्त्री। यानी पहला शब्द जो है दोस्तों वो नहीं बदला यहाँ पर। संख्या पदों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे शराब प्लस ई शराबी, मानव प्लस ई मानवीय, पुराण प्लस एक पौराणिक, भूखा प्लस भूखा बन गया। ठीक इसी क्रम में उपसर्गों के द्वारा विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे सत्य प्लस जन सज्जन, निकपट निष्कपट, निस्वार्थी निस्वार्थ हो जाएगा, दुर्जन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने विशेषण को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विशेषण के किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ये तो मैंने थ्योरी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विशेषण के कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए और उन प्रश्नों को लगाकर आपको मैं यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ के प्रश्न कराऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को देखें, इससे पहली वीडियो को देखें और आने वाली वीडियो को तो बहुत जरूर देखें, क्योंकि आरओ एआरओ की परीक्षा में लगभग 10 नंबर का विशेषण आना है। और मैं उम्मीद करता हूं, अभी तो मैंने थ्योरी कराई है, उससे अगली कक्षा में मैं प्रश्न कराऊंगा विशेषण, विशेष्य और परिविशेषण से संबंधित, जो आपको बेहद जरूरी देखनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।